जी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, टॉक्सिक एपिडर्मल निकोलाइसिस है, ठीक है? तो जैसे कि आप लोगों को एक पिक्चर नज़र आ रहा है ना, जिसमें ये ब्लिस्टर बने हुए हैं, आपके पास जो स्किन में जो लीजन्स आए हुए हैं, वाइड स्प्रेड एरिथेमेटस लीजन्स हैं, ठीक है ना? तो ये जैसे इनिशियली जब ये स्टार्ट होता है ना, तो इसमें टारगेट लीजन होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर एरिथेनोमा के काम में हमने बात की, ठीक है ना? तो पहले वो मैक्यूल बनता है, मैक्यूल के बाद फिर जो है ना आपके पास टारगेट लीजन जो है ना वो धीरे-धीरे बन जाता है, ठीक है? और सेंटर में फिर वो बन जाते हैं। तो एक्ज़ैक्टली ये भी इसी तरीके से स्टार्ट होता है, लेकिन ये फिर इतना सीवियर हो जाता है ना कि फिर ये वाइड स्प्रेड हो जाता है, आपके जो स्किन लीजन एरिथेमेटस लीजन आ जाते हैं। फिर जो डर्मस है उसे एपिडर्मिस जो है ना वो डिटैच हो जाता है, स्किन उतर जाता है, ठीक है ना? तो ये मतलब ये सीवियर केस होता है और इसी वजह से ये एज़ अ मेडिकल इमरजेंसी है, पेशेंट को आपने जल्दी हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, आईसीयू में इसकी ट्रीटमेंट चलती रहती है और जिस तरह पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं, एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से हमने ये टेन को और स्टीवन जॉनसन को हम इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्या चीज़ है, जैसे कि ये टॉक्सिक एपिडर्मल निक्रोलाइसिस है। दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें जो बॉडी सरफेस एरिया होता है स्टीवन जॉनसन में लेस देन 10% होगा, जबकि टॉक्सिक एपिडर्मल निक्रोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ग्रेटर देन 30% होता है, यानी 10% से ज़्यादा होता है। तो टॉक्सिक में ये होता है ना कि बेसिक जो सरफेस एरिया होता है जिसमें एपिडर्मिस की जो डिटैचमेंट होती है ग्रेटर देन 30% होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो डेफिनिशन की अगर हम बात करें ना तो ये भी इस तरीके से जिस तरह हमने एरिथ्रोमेटिफार्म में बात किया कि वो एज एक्यूट मसला है, इम्यून मीडिएटेड है, सेल्फ लिमिटेड है, लेकिन ये सेल्फ लिमिटेड नहीं, ठीक है ना? ये खुद ब खुद ठीक नहीं होता है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये भी एक्यूट मसला है, इम्यून मीडिएटेड मसला है, म्यूकोप्रोटीनियस रिएक्शन होता है इसमें, ज्यादातर किसकी वजह से? ड्रग की वजह से होता है। एरिथ्रोमेटिफार्म herpes simplex वायरस मोस्ट कॉमन होता है, वो भी ड्रग्स की वजह से होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन की अगर हम बात करें तो herpes simplex वायरस है, ये ड्रग्स है हमारे पास। इसकी अगर हमने खसूसियत देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, तो उसमें फुल थिकनेस होती है एपिडर्मस निक्रोसिस की और इसकी वजह से डिटैचमेंट हो जाती है आपके पास में एपिडर्मस जो है ना वो डर्मस से डिटैचमेंट हो जाती है और इसमें म्यूकोसा इन्वॉल्व होती है। इसमें जो अगर बॉडी सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो डिजीज स्पेक्ट्रम है ना वो किस चीज की बुनियाद पे है, तो वो हम बॉडी सरफेस एरिया को देखते हैं, जैसे हमने पहले बात की एपिडर्मल डिटैचमेंट होती है, ठीक है? जैसे कि इस पिक्चर से हम देखेंगे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, ठीक है ना? तो इसमें जो बॉडी सरफेस एरिया जो इन्वॉल्व है वो लेस देन 10% है। अगर हम स्टीवन जॉनसन पे जब ओवरलैप हो जाता है 10, तो ये फिर 10 से लेकर 30% यानी 10 टू 30% जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ इसको आप यहाँ से कंपेयर करें, ठीक है ना? जब ये ओवरलैप हो जाता है, लेकिन जब टॉक्सिक एपिडर्मल निकोलाइज हो जाती है तो उसमें जो बॉडी सरफेस एरिया है ना वो ग्रेटर देन 30% के ऊपर चला जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि यार ये क्या है? 10 है, ये टॉक्सिक एपिडर्मल निकोलाइसिस, ठीक है? हम्म, इन दोनों की अगर हम डेफिनेशन करें तो ये सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग म्यूकोकुटिनियस ड्रग हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है? तो ये ज्यादातर वाइड स्प्रेड केराटिनोसाइट्स होते हैं ना उसकी एपोप्टोसिस हो जाती है। अब ये केराटिनोसाइट की एपोप्टोसिस का मतलब ये होता है ना कि आपके जो केराटिनोसाइट है वो मर जाते हैं। एपोप्टोसिस का मतलब होता है मरना, डेथ जिसको कहते हैं, ठीक है? जनरल पैथोलॉजी का रूल है ये। और इसकी वजह से एपिडर्मस की जो निकोसिस हो जाती है और उसकी डिटेचमेंट हो जाती है। तो देखिए अर्ली लीजन जो होगा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा एरिथेमा मल्टीप्लम में एग्जैक्टली वही। तो अर्ली लीजन आपके पास टारगेट लीजन आएंगे। अब ये जो टारगेट लीजन है ना जिस तरीके से आपने देखा डेस्क की कलर सेंट्री होगा या एडेमेटस होगा, पिप्यूल होगा या ब्लेस्टर आपके पास नजर आएंगे, एडेमेटस रिंग होंगे, ठीक है ना? तो एक्जैक्टली वही टारगेट लीजन बिल्कुल आइरिस की तरह नजर आ रहा है, ठीक है? फिर वक्त के साथ साथ जो स्किन है ना वो आपके पास एपिडर्मिस की डिटेचमेंट हो जाती है। कैसे होती है नेक्स्ट हम इसका जो मैकेनिज्म है वो हम पढ़ेंगे। डिटेचमेंट हो जाती है, फिर साथ साथ में आपके पास ना म्यूकोसा इन्वॉल्व हो जाती है, तो आपके पास जो बोरल कैविटी है, लिप्स पे आपको नजर आ रहा है ना ये चीजें, आपको साथ में फिर म्यूकोसा जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाती है। आई की इन्वॉल्वमेंट होती है जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं और ये खतरनाक चीज है, इससे पेशेंट की जो है ना वो तकरीबन परमानेंटली जो है ना वो आंख जो है ना वो ब्लाइंड होती है, खराब हो जाती है, आपको फिर कोई भी चीज नजर नहीं आता है, तो परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है ना? इसमें जो जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है ये सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक है ना? पेशेंट को जो है ना पेशाब जो है ना वो भी नहीं आती, डिस यूरिया होता है, नहीं डिस, डिस का मतलब होता है ना डिस, पेनफुल। जब भी आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप देखें ना तो डिस होता है ना, तो डिस का मतलब होता है ना पेनफुल। डिस मीनूरिया आप लोगों ने देखा होगा, मीनिंग पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, तो डिस यूरिया जब भी आ जाए ना लफ्ज स्टार्ट में, डिस इसका मतलब होता है पेनफुल, यूरिया का मतलब होता है यूरिनेशन, तो पेनफुल पेशाब ये यूरिनेशन होता है, ठीक है? और इसके साथ साथ में आपके पास स्ट्रक्चर एंड एडहेजन हो जाता है, ठीक है? कंजक्टिवाइटिस ज्यादा अहम है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इसलिए आपने डेली बेसिस पे जब भी आपके पास इसी तरह वाला पेशेंट आ जाता है, ये वैसे हमारे पास ना आईसीयू में इसी तरीके का एक पेशेंट पड़ा हुआ था, तो वो उसमें हम ना डेली जो है ना उसका हम सीबीसी और ये जो आरएफटीज और एलएफटीज ये हम डेली बेसिस पे करते थे और साथ में हमने ना आई का जो है ना वो एग्जामिन करते थे। वो इसलिए हम करते थे ना क्योंकि ये परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है, तो आपने डेली बेसिस पे आपकी आंख की जो है ना वो आप करना बताएं, चेकअप करना पड़ता है और आईसीयू में पेशेंट होता है। और सीबीसी और ये आरएफटीज एलएफटीज हम इसलिए करते हैं ना क्योंकि ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है ना, ये या टॉक्सिक एपिडर्मल निकोलाइसिस, जब पेशेंट मर जाता है ना तो ये इस स्किन की वजह से, ये जो बीमारी आपको नजर आ रही है इसकी वजह से नहीं मरता है। पेशेंट जब मर जाता है ना तो वो सेप्टिसीमिया यानी सिप्सिस की वजह से मर जाता है हमारे पास, क्योंकि ये जो इसकी में जो मेन कॉम्प्लिकेशन है ना वो सेप्सिस है। जिस तरह बर्न में एक कॉम्प्लिकेशन होता है सेप्सिस, एक्जेक्टली इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना वो एक कॉम्प्लिकेशन है सेप्सिस। कंजक्टिवाइटिस भी एक कॉम्प्लिकेशन है, सेप्सिस भी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन सेप्सिस जो है ना ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन स्टीवन जॉनसन एंड टॉक्सिक एपिडर्मल निकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो वो सेप्सिस है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ सेप्सिस। ये याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आम है। तो ये वैसे आगे हम कम्युनिकेशन में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट करूंगा। ये याद रखना, ये क्लिनिकल फीचर्स आप लोगों को याद रखने हैं कि आपके पास जो है ना अर्ली लीजन कैसे होगा, फिर एपिडर्मल की डिटैचमेंट होती है, फिर इसके बाद म्यूकोसा की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, फिर इसके बाद आई इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, फिर जो है जेनेटिक जो इन्वॉल्वमेंट है जिसमें आपको इस यूरिया और पेनफुल एरोजेंस वगैरह स्ट्रक्चर एडहेजन ये सारी चीजें होती है, ठीक है?
कॉमन काजेज़ की अगर हम बात करें ना, तो 80 टू 90% केसेज़ में आपके पास ड्रग ही मिलेंगे। जैसे कि एरिथमिया मल्टीपम में हमारे पास ड्रग थे ना, वहाँ पे हमने सौंफ से याद रखा था, जो सल्फोनामाइड ड्रग है। अदर में हमने हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस याद किया था, एलोपेरानोल था, ठीक है ना? पेनिसिलिन था। एग्ज़ैक्टली वही ड्रग यहाँ पे भी है, एलोपेरानोल है, सल्फोनामाइड है, एंटी कन्वर्जेंट वहाँ पे भी था, इधर भी है, ठीक है? तो इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो फार्माकोलॉजी में भी पूछा जाता है कि जो स्टोन-जॉनसन सिंड्रोम काज़ करवा देता है, वो कौन से एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है? ये ज़्यादातर फार्माकोलॉजी में पूछा जाता है। तो ये लेमिट्रोजीन और कार्बामेज़ापीन पेनाडाइन ज़्यादातर जो हमें एक क्वेश्चन आया था जिस एग्ज़ाम में मैं बैठा था, तो उसमें ये हमसे पूछा था कि वो कौन-सा ड्रग है एंटी कन्वर्जेंट जो हमारे पास स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करवा देते हैं, तो वो लेमोट्रिजीन उसमें एक था उसमें। तो ये जो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसको याद रखना है। एनसैड उधर भी था, यहाँ पे भी है। लेकिन आप वही निमोनिक सेम वही चीज़ आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसका जो निमोनिक डाला वो है सतान सतान सल्फोनामाइड, एलिपिरोनोल, ये एंटीबायोटिक, एंटी कन्वर्जेंट है और एनसैड, इसको याद रखना है। जो मैकेनिज़्म है, जो पैथोजेनेसिस है, किस तरीके से आपके पास जो ड्रग आता है और आपके ये सारा मसला कर देता है। आपके पास जो स्किन की डिटैचमेंट हो जाती है, जो केराटिनोसाइट है उसकी जो है ना डेथ हो जाती है, एपोप्टोसिस होती है, वो किस तरीके से होता है। तो जैसे आपने कोई भी दवाई जिस तरह एलोपेरानोल है, सल्फोनामाइड है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, ये वाला, ठीक है ना? इसमें से आपने कोई भी दवाई आपने खाई, ठीक है? फिर इसके बाद आपके पास ड्रग एक्सपोज़र होगा। तो जैसे जैसे ड्रग एक्सपोज़र होगा, तो ये जो ड्रग है, ये जो मेटाबोलाइट है, ये आपके पास केराटिनोसाइट पे बाइंड हो जाते हैं। तो जैसे ही केराटिनोसाइट पे बाइंड हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो CD8 टी सेल्स होते हैं और नेचुरल किलर सेल, ये एक्टिवेट हो जाती है। इसकी एक्टिवेशन हो जाती है। तो इसका तो काम क्या है? अब ये आगे माहौल खराब करेगा। कौन-सा माहौल खराब करेगा? क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक है हमारे पास। ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे पास साइटोकाइन्स को क्या कर देते हैं? रिलीज़ कर देते हैं। ये वो साइटोकाइन्स है जो कि आपके एक किस्म का एक जिस्म का जो है ना एक फ़ौज है, जिसने एक जरासीम के खिलाफ काम करना होता है, जिसके बैक्टीरिया के खिलाफ काम करना होता है, ये एक फ़ौज होता है। ये जाते हैं, उसको मार देते हैं, बाय फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये ड्रग आ गया है, आपके पास जो CD8 टी सेल्स होता है, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जो नॉर्मली आपके बैक्टीरिया और वायरस को मार देते हैं, ये आके आपके पास जो साइटोकाइन्स हैं, साइटोकाइन्स के थ्रू जो इंटरल्यूकिन 8 है, 12 है, 1 से लेकर 9 तक है हमारे पास कुछ इस तरह। और इसी तरीके से हमारे पास साथ में ग्रे एंजाइम्स भी रिलीज़ हो जाती हैं, परफोरिन रिलीज़ हो जाती है और ग्रेनुलोसिन भी रिलीज़ होती है। ये सबसे अहम है ये वाली। क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ना ये एपोप्टोसिस करा देता है। तो ये जाके ये सारी चीज़ें रिलीज़ होंगे, ये जाके आपके जो केराटिनोसाइट होते हैं, जिसने वो सेल केराटिनोसाइट मतलब एक सेल है हमारे पास। साइट जब भी लफ्ज़ के सेल होते हैं। केराटिनोसाइट है, ये वो सेल है जो केराटिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जाके उस सेल को जो है ना मार देता है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है डेथ। तो जैसे ही आपको केराटिनोसाइट आपने खराब कर दिया है, केराटिनोसाइट तो आपके स्किन को जो है ना वो उसने स्ट्रक्चर दिया होता है, सपोर्ट दे देते हैं, तो वो सपोर्ट नहीं रहेगी, वो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो आपके पास जो है ना वो जो एपिडर्मिस है, उसकी जो है ना वो निक्रोसिस हो जाएगी। तो जैसे निक्रोसिस हो जाएगी, तो ये डर्म से अलग हो जाएगा। तो जैसे ये इनिशियली आपके पास एक हेल्दी नॉर्मल स्किन इस तरीके से आपके पास होगा। लेकिन जब ये खराब हो जाते हैं, इसमें जो CD8 और नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं, साइटोकाइन्स रिलीज़ होते हैं, ग्रेनुलोसिन रिलीज़ हो जाते हैं, ये आके आपके पास जो केराटिनोसाइट है उसको मार देगा। तो जैसे ही इसको मार देगा, तो निक्रोसिस होगी, तो फिर ये जो एपिडर्मिस के साथ ये सारा अटैच हुआ था, ये डिटैचमेंट हो जाएगी और स्किन इसी तरीके से आपको जो स्किन नज़र आएगा, तो वो उतरा हुआ स्किन नज़र आ जाएगा। ठीक है? तो ये ग्रेनुलोसिन को आप लोगों ने याद रखना है, ये एग्ज़ाम के लिए अहम है, ठीक है? ये अहम है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा चीज़ यही है हमारे पास, ठीक हो गया है? तो ये एक किस्म का जो है ना हमारे पास पैथोजेनेसिस की किस तरीके से आपके पास जो है ना स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में और टॉक्सिक एपिडर्मल निक्रोलाइसिस में आपके पास किस तरीके से आपके पास जो है ना ये करा देते हैं, ठीक है? निमोनिक ये याद रखिए, वो वाला याद रखो जो आपको मतलब ईज़ी लग जाता है, तो दोनों में तकरीबन जो ड्रग्स है वो सेम, ठीक है? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपके पास 1 से लेकर 3 दिन तक मतलब ये आपके पास ये मसला आ सकता है, ठीक है ना? फीवर होगा, मलेरिया होगा, साथ में सोर थ्रोट, कफ बर्निंग, आईज़ वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है? पेनफुल रेश होंगे, वही ऑलरेडी हम इन चीज़ों के बारे में हमने बात की। निक्रोस की साइन इसमें पॉजिटिव आपको मिलेंगे, ठीक है? हिस्टोपैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास जो एपिडर्मिस है ना उसकी फुल थिकनेस होगी, फुल थिकनेस निक्रोसिस होगी, ठीक है? सब एपिडर्मिस स्प्लिट हो जाता है, ठीक है? तो ये हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी थी। इसके अलावा जो है ना अगर हम डायग्नोसिस की बात करें ना तो टिपिकली ये भी एक किस्म का जो है ना क्लिनिकल है। प्रेजेंटेशन, हिस्ट्री जैसे आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं आपको समझ आ जाएगी। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट की अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम होता है तो वो है स्कैन बायोप्सी। इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह हम करते हैं सीबीसी, एलएफटी, सीआरपी, आरएफटीज वगैरह, यूरिया, क्रेट ये चीज़ें हम देखते हैं। ये ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये बाकी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये क्लिनिकल है, कंफर्मेटरी टेस्ट इसका जो है ना स्कैन बायोप्सी है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो एक है एरिथमिया मल्टीपम के साथ आपने स्टीवन जॉनसन और टॉक्सिक एपिडर्मल इरिटेंट जो है ना एपिडर्मल निकोलाइसिस, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है एरिथमिया मल्टीपम के साथ। टेट्रा एस जिसको स्टेफिलोकोकल स्किन सिंड्रोम कहते हैं, इसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है। पेम्पाइरस वल्गैरिस उसमें भी क्योंकि बुलेस होता है, इसमें भी बुलस होता है, ठीक है? ब्लेस्टर बन जाते हैं, बुला जिसको हम कहते हैं और बुलेस पेप्टाइड है, ठीक है? ट्रेस सिंड्रोम इनके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है। एरिथमिया मल्टीपम में टारगेट रीजन स्टीवन जॉनसन में भी अगर आगे आप देखा जाए ना तो इसमें भी टारगेट रीजन होते हैं, लेकिन इसमें म्यूकोसा की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, जबकि स्टीवन जॉनसन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, सीवियर वाइड स्प्रेड की जो है ना वो आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर हम टेट्रा एस की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली बच्चों में होता है, जो स्टोन जॉनसन सिंड्रोम है या आपको यंग एडल्ट में आपको नजर आ जाएंगे, इसमें भी म्यूकोसा की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन इसमें जो है ना सुपरफिशियली डिटेचमेंट होती है, ठीक है? ये अहम है। पेम्पाइरस वल्गारिस की अगर हम बात करें तो ये क्रॉनिक मसला है, जबकि एक्यूट जो जो सॉरी जो वो है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है वो टॉक्सिक एपिडर्मल निकोलाइसिस, ये एक्यूट मसला है, ठीक है ना? तकरीबन 10 से 14 डेज लग जाते हैं इसके बाद जो है ना आपके पास ये ड्रग रिएक्शन और ये जो एक्शन है ये आपके पास एरप्शन जिसको हम कहते हैं ये आ जाता है, बुक में जो लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये उसने जो डेज लिए हैं वो 10 टू 14 डेज है, ठीक है? 10 टू 14 डेज लगते हैं, इसके बाद फिर आपके पास ये रिएक्शन आ जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये एक्यूट है। जो पेम्पाइरस वल्गारिस है ये बड़ा क्रॉनिक मसला होता है, ठीक है ना? इसमें ब्लेस्टर होते हैं, ठीक है? ब्लेस में बगाइड है हमारे पास, तो इसमें भी बुला होते हैं, लेकिन इसमें जो ग्लूकोज की इन्वॉल्वमेंट है और पेम्पाइरस
वल्गारिस में इसमें ग्लूकोजा की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती जैसे कि 10 में और सेवन जॉनसन में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, जो ड्रेस सिंड्रोम है ये वैसे हमें पता है कि इसमें भी आपके पास रेश आते हैं और इजिनोफिलिया होता है। ठीक है, और इसमें इंटरनल आर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि सेवन जॉनसन में ग्लूकोजा की आपकी अगर देखा जाए तो इन्वॉल्वमेंट होती है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, वही चीजें हैं जैसे हमने ऊपर बात की टेट्रा एस स्टेफिलोकोकस एल्डेट्स सिंड्रोम, जॉनसन टॉक्सिक एपिडर्मल निकोलाइसिस, लिम्फाइटिस वल्गैरिस है। ठीक है ना, ब्लेस पिकाइड है, ड्रेस सिंड्रोम है। ठीक है ना, तो ये सुपरफिशियली आपके पास जो है ना स्किन उतरता है, देखिए हीलिंग स्किन जैसे कि बर्न में होता है एग्जैक्टली, लेकिन ये बच्चों में होता है। ठीक है, तो वो यंग एडल्ट में होता है। इसमें जो है ना जो निकलस की साइन होता है ना, इसमें भी पॉजिटिव है, जॉनसन में भी पॉजिटिव है, टॉक्सिक एपिडर्मल निकोलाइसिस में भी पॉजिटिव है। ठीक है, लिम्फाइटिस वल्गैरिस में भी पॉजिटिव है, इन सब में जो है ना आपके पास निकलस की साइन पॉजिटिव मिलेंगे, जबकि ब्लेस पिकाइड में अगर आप देखें तो इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं, जॉनसन में आपके पास जो बॉडी सरफेस एरिया है वो लेस देन 10% होगा, जबकि इसमें 10 में टॉक्सिक एपिडर्मल निकोलाइसिस में आपके पास ग्रेटर देन 30% बेसल सरफेस एरिया की जो अटैचमेंट होती है, और ये हाई मोर्टेलिटी रेट इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टोन जॉनसन का। ठीक है, तो जो मोर्टेलिटी रेट है ना वो 10 की ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टोन जॉनसन की। लिम्फाइटिस वल्गैरिस की अगर आप बात करें ना तो इसमें आपके पास बुला होती है, तो ये इसके साथ आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि इसमें भी बुला होती है लेकिन वो छोटे, इसमें लार्ज ब्लेसेड बुला होती है। ये देखिए आपको नजर आ रहा है, नहीं हुआ, ये चीजें आप लोगों ने याद ध्यान में रखनी है। ठीक है, पेनफुल ओरल अल्सर होता है इसमें। ठीक है, तो ये भी बेसिकली इसके बारे में हम बात करेंगे, लिम्फाइटिस वल्गैरिस बुलिस लिम्फोगाइड ये है क्या चीज, किस तरीके से इसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है वो डिस्मोजिलिन प्रोटीन होता है, ये आगे हम बात करेंगे ना। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी थोड़ा सा टच दिया था। ठीक है, तो ये एक्जैक्टली वही चीजें हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। ये ड्रेस सिंड्रोम आपने याद रखनी है, इसमें इंटरनल आर्गन आपके पास इन्वॉल्व है, जैसे कि लीवर है, हमारे पास किडनी है। ठीक है, ये चीजें मैनेजमेंट की अगर हम बात करें ना, मैनेजमेंट की तो जो भी दवाई इसने मतलब स्टार्ट की है और इसकी वजह से ये मसला हुआ है, तो पहला काम तो आपने ये करना है, फर्स्ट स्टेप, कि आपने उस चीज को खत्म करना है, एरेडिकेट करना है, एलिमिनेट करना है, फौरन आपने उस दवाई को बंद करना है। फिर इसके बाद आपने पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना है, जैसे आपने बर्न वाले पेशेंट को ट्रीट करना है ना उसी तरीके से आपने इसको भी ट्रीट करना है, ट्रीट लाइक अ बर्न पेशेंट, ठीक है ना, लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जो आपने सपोर्टिव केयर देनी होती है, जिस तरीके से आप बर्न वाले पेशेंट को फ्लूइड देते हैं, आप उसका इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। ठीक है ना, पेन कंट्रोल के लिए आप ओपियाइड्स देते हैं। ठीक है, वोंड केयर करना पड़ता है जिस तरह बर्न में करते हैं। अब हमारी जो अर्ली एंड रेगुलर, ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये आपने पहला यही करना है और रेगुलरली आपने चेकअप करना है आंख। ठीक है, स्पेसिफिक थेरेपी अगर हम बात करें तो साइक्लोस्पोरिन है हमारे पास, IVIG सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड सम केसेस में हम देते हैं, ज्यादातर भी देते हैं। और इसके बाद जो है ना TNF इनहिबिटर्स है हमारे पास, ये हम सेलेक्टिव केसेस में दे देते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारे पास मैनेजमेंट था। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें ना तो सेप्सिस, देखिए सेप्सिस, सेप्सिस, सॉरी, सेप्सिस तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ सेप्सिस है हमारे पास। ठीक है, ARDS एक्यूट डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सॉरी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, साथ में जो है ना मल्टी ऑर्गन फेलियर जो है ना वो आप कर दे, वो भी हो सकता है हमारे पास। कॉर्नियल की जिस तरह स्कैरिंग एंड ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, इसमें एसोफेजियल स्ट्रक्चर होता है, जेनिटल एडहेजन स्ट्रक्चर, ये सारी इसकी जो है ना कॉम्प्लिकेशन है, नेल लॉस, पिगमेंटरी चेंजेस वगैरह वगैरह। तो इसमें अगर आप देखिए ओरल म्यूकोसा को आप देखें, कंजक्टिवाइटिस हुआ है। ठीक है, स्किन को भी आगे देखें, और ये आपका जो है जेनिटल एरोजन है। ठीक है, स्टोन जॉनसन इज अ मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, ये मेडिकल इमरजेंसी है, पहले आपने ड्रग को एलिमिनेट करना है ताकि मतलब हम पेशेंट को सेव करें। ठीक है, और इसका जो कॉमन काज है वो ड्रग है, और इसका जो डिटेचमेंट है जॉनसन सिंड्रोम ऑफ सिस्टेम वो हम बेसल सर्फेस एरिया को देखते हैं। ठीक है, वही चीजें हैं दोबारा हमने यहाँ पे कि हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन है मोर्टेलिटी, ये याद रखनी। इरिथीमा मल्टीफॉर्म स्टोन जॉनसन और हाई यील्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप लोगों से ये टेबल को जरा सा अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ट्रिगर अगर आप देखें तो मोस्ट कॉमन एरिथीमा मल्टीफॉर्म में हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, इन दोनों में टारगेट रीजन टिपिकली होता है, लेकिन इन दोनों में एटिपिकली है, ग्लूकोज इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है, इन दोनों में सीवियर केसेस में मिलेंगे आपको। एपिडर्मल की डिटेचमेंट इसमें नहीं होता है, बिल्कुल एब्सेंट होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, लेकिन इसमें लेस देन 10%, उसमें 10 में ग्रेटर देन 30%। ठीक है, न्यूक्लियस की साइन एरिथीमा मल्टीफॉर्म में आप देखेंगे ना नेगेटिव है, इन दोनों में पॉजिटिव है। ठीक है, हिस्ट्री अगर आप देखेंगे ना तो इसमें इंटरफेस डर्मेटाइटिस होता है, ये लेकिन इसमें फुल थिकनेस एपिडर्मल की निक्रोसिस होती है दोनों। ठीक है, तो ये हमारे पास था स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, और इसके अलावा जो है ना टॉक्सिक एपिडर्मल निकोलाइसिस। ये जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास है ना वो है सोरियासिस। ठीक है ना, तो सोरियासिस के बारे में हम बात करेंगे अभी, कि सोरियासिस है क्या चीज।